डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, हर साल की तरह एएससी एकेडमी इस बार फिर लेकर के आई है टैलेंट हंट एग्जाम। 7th एंड 9th का टैलेंट हंट एग्जाम होने वाला 21 दिसंबर को और 10th का एग्जाम होने जा रहा है 28 दिसंबर को। हर साल की तरह इस बार भी बहुत सारे साइकिल्स रखे गए हैं और फर्स्ट प्राइज इलेक्ट्रिक साइकिल रखा गया है। आज आपकी पहली मीटिंग थी कॉरपोरेशन का इलेक्शन कि 10-15 दिनों में आचार संहिता लग जाएगी, इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा और इस्लाम पार्टी की जानिब से इलेक्शनी मीटिंग, वार्ड वाइज मीटिंग लेने की शुरुआत हम लोगों ने की है और आज वार्ड नंबर 21 की इलेक्शनी मीटिंग थी। कार्यकर्ताओं की, जिम्मेदारान की आज मीटिंग हुई और हमने यहाँ पर एक लाएमल तैयार किया है और तमाम ही हमारे ख्वाहिशमंद उम्मीदवार, जो तकरीबन यहाँ 7-8 उम्मीदवार हमारे ख्वाहिशमंद है, और सब लोगों ने एक राय से ये बात का फैसला किया है कि पार्टी जो फैसला करेंगी, जो कैंडिडेट देगी, सब लोग मिलकर उसका साथ देंगे और काम करेंगे और इस वार्ड से इस्लाम पार्टी का पैनल चुन कर आए, इसकी पूरी कोशिश करेंगे। इस बात का फैसला हुआ और जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा तो उसके बाद और हम हमारे पार्टी की तरफ से हम लोग लाएमल तैयार करेंगे और हमारे कार्यकर्ता घर घर तक पहुंचे। इस तरीके से एक मजबूत लाएमल तैयार करके इस वार्ड के अंदर हमारा पैनल हम लोग खड़ा करने की तैयारी हम लोग करेंगे। एक शेर डायमंड लॉन्च के अंदर मैंने कहा था कि वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मैंने असल में 2 से 3 मरतबा हेडफोन लगा करके सुना था और ऐसी बातों में तो थोड़ा आपको भी पता है ना, मजा ज्यादा आता है। तो 2 से 1 वो मुफ्ती इस्माइल साहब की गाली जो उन्होंने आमिर मलिक को दिया था, इंतहाई तलफ्फुज़ के साथ, मैं कारी है हर्फ की बाकायदा ऐसी आ जाएगी कि आप पूछो मत। और ये लव फाइट का तो ऐसा मामला था कि ऐसी लव फाइट देने की बात हो रही थी कि लव फाइट देने के बाद वो निशान भी न मिटे। अब आप बताइए, लव फाइट देने वाला और लव फाइट लेने वाली 2 मिनट का मजा ले लो, छोड़ दो, निशान पर तो रहम करो। अब वो निशान भी नहीं छोड़ रहे। मेरे महबूब मुझे कोई निशानी देगा जो कभी खत्म न हो ऐसी कहानी देगा। मेरे महबूब मुझे कोई निशानी देगा जो कभी खत्म न हो ऐसी कहानी देगा। सारी दुनिया से तेरे प्यार में टकराने को मुझको बहते हुए दरिया की रवानी देगा। किसी का जलवाए रंगीन तखय्युलात में है, किसी का जलवाए रंगीन तखय्युलात में है, चराग बन के कोई जिंदगी की रात में है। बहुत बुलंद फजा में तेरी पतंग सही, मुझे पता है मगर डोर किसके हाथ में है। वार्ड नंबर 21, यहाँ पर हम जानते हैं कि गरीबों की बस्ती है। रोजाना कमाने और रोजाना खाने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का गम और अफसोस नहीं है कि हम गरीब हैं। अल्लाह ने उन्हें इज्जत बख्शी है। गरीब हूँ किस्मत का, इसका मुझे गम नहीं। दौलत नहीं तो क्या हुआ, इज्जत मेरी कम नहीं। यहाँ पर इज्जतदार लोग रहते हैं। लेकिन इलेक्शन के याम के अंदर कुछ लोग आते हैं ऑटो को खरीदने के लिए और वो अपनी रिश्तेदारी का, अपने ताल्लुकात का, अपने संबंध का और मजहब का वास्ता दे करके आप लोगों से वोट लेते हैं। वो ये नारा लगाते हैं और इनके ये नारे से सिर्फ हम मालेगांव वाले नहीं, अभी कुछ दिनों गुज़िश्ता हफ्ते मेरा सफर हुआ था, मैं नाम नहीं लूंगा कहाँ पर गया था, उसका तो इतना ज्यादा अंगार लगी हुई है कि पूछो मत। और ये जो शेर मैंने अपनी गुफ्तगू में पढ़ा, ये शेर वहाँ के लोगों को बहुत पसंद आया था। इनके ये मजहबी बातों से और मजहबी नारों से पूरा हिंदुस्तान परेशान है। ये कहते हैं कि तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब आप बताइए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, हम सब कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। मैंने इससे पहले नांदेड़ी हाई स्कूल के अंदर एक हदीस बयान की थी कि तमाम मुसलमान आपस में एक जिस्म की मानिंद है। जिस्म के किसी एक हिस्से को अगर तकलीफ पहुंचेगी, पूरा
जिस्म उससे मुतासिर होगा। लेकिन आज इनकी गैरत क्यों नहीं जागती? ये अपने आलीशान महलों में से क्यों नहीं निकलते कि आज हमारे शहर की मुस्लिम माए और बहनें, हमारे शहर के बुजुर्ग नौजवान आज जन्म दाखिले के मामले के अंदर जेल के अंदर है। ये अपने महलों से निकलते हैं लेकिन एकदम ब्यूटीफुल और हैंडसम बन करके निकलते हैं। अब वो क्यों इतने हैंडसम बन करके निकलते हैं, काली मेहंदी लगा करके और क्रीम लगा करके? ये मामला मुझे समझ में नहीं आता। मैंने एक से पूछा तो वो कह रहा था कि जब तक न मिले आशिक से नजर सिंगार अधूरा रहता है। लेकिन उनको इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हमारे शहर के नौजवान, हमारे शहर के बुजुर्ग हजरात, हमारी माएँ और बहनें आज नासिक सेंट्रल जेल के अंदर बंद है। ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त के अंदर आकर के मजहबी नारे लगा करके और मजहब की बुनियाद पर ये वोट बटोरते हैं। और इनके जो आका है मुशावरत नए पूरे वाले, उनका तो मामला ही कुछ अलग है। उनका मामला ही अलग है। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है कि वजीर आजम ने नरेंद्र मोदी साहब ने एक पत्रकार को इंटरव्यू देते वक्त कहा था कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ। बायोलॉजिकल नहीं हूँ का मतलब ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक ज़ाब्ता है, एक कानून है कि मियाँ बीवी की खुसूसी मुलाकात होती है, उसके बाद औरत के मादर शिकम के अंदर हमल ठहरता है और 9 महीना बच्चा माँ के पेट में होता है। एक वक्त तो होता है जब वो माँ के पेट से बाहर आता है, उसकी पैदाइश होती है। हम सब ऐसे ही पैदा हुए ना। अब नरेंद्र मोदी साहब कहते कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ, मैं ऐसे पैदा नहीं हुआ हूँ। वो कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ और मोदी जी कहते हैं बायोलॉजिकल नहीं हूँ और मुफ्ती जी कहते हैं कि मेरा तो इंतकाल हो गया था, मेरा इंतकाल हो गया था। अब 2024 के असेंबली इलेक्शन के अंदर आपका इंतकाल हुआ था और इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद आप प्रगट हो गए। तो ये मोदी और मुफ्ती, अब ये इसके ऊपर ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा। आप लोगों को ये बात समझना है कि देखिए इलेक्शन के वक्त के अंदर ये लोग मजहबी बातें, मजहबी नारे, रिश्तेदारी का वादा लेकर के आज आप बताओ मालेगांव के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आई। असेंबली के अंदर हर दिन मालेगांव की बात होती थी और ये आमदार साहब वहां बैठ करके खामोश सुनते थे। ये मदारिस और महाराष्ट्र मदारिस दीनिया इस्लामिया बोर्ड के सदर हैं और आज महाराष्ट्र के अंदर अक्कल कुएं के अंदर मदरसे के ऊपर जो फिरका परस्ती की तलवार लटक रही है, वहां पर ईडी का पुलिस ने छापा मारी। वहां पर हमारे हिंदुस्तान के कितने बच्चे वो मदरसे के अंदर तालीम हासिल करते हैं। ये मौजूद थे असेंबली के अंदर जब अक्कल कुएं के ताल्लुक से एक आमदार कह रहा था कि यहाँ पर बाहर से चंदा आता है गैर कानूनी तरीके से, इन्होंने वहां पर आवाज नहीं उठाई। मालेगांव की सर्वे नंबर 110 है ना साहब, सर्वे नंबर 110 की बस्ती, 178 की बस्ती, वहां पर अभी आसिफ साहब ने स्टे लगाया, नहीं तो वहां पर भी वो बस्ती पूरी तरीके 178 का तो वो हो गया, वहां जीसीबी चला। अभी 110 की बस्ती के ऊपर आसिफ साहब ने स्टे लगाया, नहीं तो वो गरीबों के पूरे आशियाने उजाड़ दिए जाते थे। आप बताइए, अगर ये लोग आपकी वोट लेकर के असेंबली के अंदर आपकी वोट लेकर के एमएलए को दान कर देते हैं और कारपोरेशन के अंदर आपकी वोट लेकर के ये अपने ठेकेदारी करते हैं और ये कहते हैं कि हम रोड बना रहे, गटर बना रहे। अरे कितने आपके पूरे की पूरी खानदान उसके अंदर ठेकेदारी कर रही है, आवाम को वो भी बताओ। और 5 साल ये अभी जन्म दाखिले का मामला हुआ, कितने नौजवान हमारे जेल के अंदर है, माए बहने जेल के अंदर है। आज तक के इन्होंने उसके ऊपर से कुछ नहीं कहा, ना इन्होंने कहा ना इनके आमदार ने कहा। तो आपको ये बात समझना है, अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन आ रहा है, बहुत सोच समझ करके आपको वोट देना है। रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मंच पे बैठे हुए तमामी जो हमारे सरपरस्त है और हमारे लिए यहाँ पर जो सदारत के लिए आप बैठे हुए
नसीम शेख, राकेल वाला साहब और तमाम ही जिम्मेदारान। मैं कहता हूं कि जिम्मेदारान नहीं है, ये मेरी खानदान है। यकीन मानिए, मैं समझता हूं ये मेरा परिवार है, ये मेरी खानदान है, क्योंकि इस शहर के अंदर जब हम आए थे तो हमारा एक ही परिवार था। आज हमारे यहाँ पर गुलशन इब्राहिम में पूरे गुरुवार वार्ड के अंदर मैं ये बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हमारा कोई परिवार का, कोई खानदान का, कोई रिश्तेदार यहाँ मौजूद नहीं है। सिर्फ वाहिद एक हमारा पूरा परिवार है। और ये परिवार जो आप लोग सब जानते हैं, आप लोग मुझे शायद कम पहचानते होंगे। मैं ये जानता हूं कि मुझे पहचान इसलिए मिली कि मेरे मरहूम जैनुद्दीन भाई जो इस वार्ड के लिए, इस शहर के लिए जो काम किया उन्होंने, इसलिए आप मुझे पहचानते हैं। और जो मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी साहब जो वार्ड के लिए जिन्होंने अपनी जान भी कुर्बान कर दी, हमारे लोगों के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी, मैं उस वार्ड में रहता हूं। जो मेरे वार्ड में आज मैंने ये देखा है कि जितने बिखरे हुए मोती थे 2017 के अंदर, जितने बिखरे हुए मोती थे, आज मुझे यहाँ सब नजर आ रहे हैं। यकीन जानिए, जितने बिखरे हुए मोती थे वो आज मुझे यहाँ सब नजर आ रहे हैं। अल्लाह का बड़ा करम है कि शहर भर में, वार्ड भर में हमने तकरीर ना ऐलान ना व्हाट्सएप चलाया, सिर्फ मुंह जबानी बोला साहब कि आप लोगों को कल मशवरा हुआ हमारा, शरीफ चच्चा हम सब बैठे हुए थे जिम्मेदारान, सिर्फ मशवरा हुआ कि हमें ऐसा ऐसा प्रोग्राम करना है। कल हम लोग मुख्तसर से हम आप लोगों तक पहुंचे हैं, आपको दावत दी है। अल्लाह का करम है, सिर्फ मुंह जबानी दावत देने से आप हमारे जिम्मेदारों ने जो आपको दावत दी, आप लपट करते हुए दौड़े चले आए। या आप जो आए हैं ये हमारे और हमारे लीडर शेख आसिफ साहब की मोहब्बत में आए हैं। मुझे ये कहना था, वक्त की कमी है, बहुत सारी बातें कहनी है, लेकिन मुझे ये कहना था कि जिस तरह आप गुलिस्ता उस 2 हफ्ते यहाँ के जो शुमाली महाराष्ट्र जिसे कहते हैं, जो कारपोरेटर कहते हैं, जिसे छोले की चटनी के नाम से जाना जा रहा है, उस कारपोरेटर ने तमाम ही उनके वर्करों को लगाकर वार्ड के अंदर कि भाई हमारे यहाँ मीटिंग है, यहाँ मीटिंग है, फला मीटिंग है, इस दिन मीटिंग है, आपको सबको आना है, डराया धमकाया, मोहब्बत में बोला, सबको बोला, लेकिन वहाँ कोई ज्यादातर लोग नजर नहीं आए जिस तरह यहाँ मुझे लोग नजर आ रहे हैं। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये मेरा परिवार है, ये मेरी खानदान है। और जो मरहूम जैनुद्दीन मंसूरी साहब के लिए जो हमारे साहिद मंसूरी साहब जो खड़े हुए थे, उन्होंने जो बातें करी, यकीन जानिए मेरे रोंगटे खड़े हुए, मेरे आंखों से आंसू निकलने लगे, क्योंकि आज उनकी हमें बहुत कमी महसूस होती है। लेकिन जो शेख रशीद साहब और शेख आसिफ साहब और खालिद हाजी साहब ने जो हमारी लॉकडाउन में जिस वक्त 11,000 कॉलोनी में जो हमारी मदद की थी, यकीन जानिए हम पूरा परिवार उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बस मैं इतनी बात बोलकर अपनी बात खत्म